नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शहर में चोरों के हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे। चोर और पुलिस के बीच आंख मिचौली का खेल अब खुलकर सड़कों पर नजर आने लगा है। ताजा मामला पुष्कर के केशव ज्वेलर का है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हैरान करने वाली बात यह रही कि वारदात शुरू करने से पहले बदमाशों ने दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरों पर काला स्प्रे किया ताकि पहचान छिपाई जा सके। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, चोर चोरी करने में नाकाम रहे। फिर भी पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। शहर में चोरों के हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे। चोर और पुलिस के बीच आंख मिचौली का खेल अब खुलकर सड़कों पर नजर आने लगा है। ताजा मामला पुष्कर के केशव ज्वेलर का है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हैरान करने वाली बात यह रही कि वारदात शुरू करने से पहले बदमाशों ने दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे पर काला स्प्रे किया ताकि पहचान छिपाई जा सके। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, चोर चोरी में नाकाम रहे। फिर भी घटना पास में लगे दूसरे CCTV कैमरों में भी कैद हो चुकी है। दुकान मालिक नंदकिशोर सोनी ने बताया कि अगर पुलिस रात के समय गश्त बढ़ा दे तो ऐसे मामलों पर नकेल कसी जा सकती है, वरना चोरों के हौसले यूं ही बढ़ते रहेंगे। बता दें कि इसी इलाके में इससे पहले भी एक दुकान में चोरी की वारदात हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही सामने नहीं आई। करीब 5 बजे स्विफ्ट गाड़ी आई थी लाल कलर की। पहले तो आगे उन्होंने 5 जने थे, वो अपनी दुकान के सारे कैमरों पे ब्लैक स्प्रे कर दिया। फिर दुकान के ताला तोड़ा, शटर ऊंचा करने की कोशिश की, लेकिन शटर ऊंचा नहीं हुआ उनसे, सेंटर लॉक वगैरह लगे होने के कारण। सुबह 5-5:15 बजे की बात है। इसकी दुकान है ये केशव ज्वेलर्स अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने है। पुलिस चौकी से 200 मीटर दूरी पे है सोने चांदी की दुकान। हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने दुकान है अपनी। आपके क्या मांग है? क्या मांगे पुलिस से? क्या मांग को गश्त करनी चाहिए, कुछ उनको चोरों को पकड़ना चाहिए। भाई ये वारदात कर रहे हैं बार बार। मैं पहले भी एक बार मेरे पड़ोस में मेरी दुकान में आने की कोशिश की। पुलिस को करना चाहिए कुछ न कुछ। राजस्थान में भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। आज किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बालूराम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग रखी और ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। आज किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बालूराम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग रखी और ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि इस सड़क निर्माण से उनकी उपजाऊ खेती की जमीन, तालाब और चारागाह भूमि प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे सरकार उन्हें नौकरी दे, मुआवजा दे या फिर कोई अन्य प्रस्ताव। किसानों ने 2 टूक कहा कि न ही उन्हें मुआवजा चाहिए, न ही पुनर्वास चाहिए और न ही नौकरी चाहिए। वह सिर्फ अपनी जमीन चाहते हैं, क्योंकि इसी जमीन पर उनकी मेहनत, फसल और पशुपालन का सहारा टिका है। किसानों ने चिंता जताई है कि इस परियोजना से सिर्फ खेती खतरे में नहीं है, बल्कि तालाब और गोचर भूमि भी नष्ट होने से पर्यावरण, मिट्टी और ग्रामीण जीवन पर भी असर पड़ेगा। किसानों ने एक भावनात्मक संदेश देते हुए कहा, हमारी जमीन हमारी माँ है, इसे कागजों में पर बदलकर बाजार की कीमत से नहीं तोला जा सकता। इधर किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो प्रदेश भर के किसान एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और ऐसे प्रोजेक्ट न सिर्फ किसानों के अधिकार छीनते हैं, बल्कि गांव, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव करते हैं। के किसान आए हैं, अराई, किशनगढ़, नसीराबाद और फिनाई के किसान जो भारतमाला सड़क योजना आ रही है, दूदू से वाया तुम्हारे दांदोली होके माला होके अराई, अराई से फिर जाएगी किशनगढ़, किशनगढ़ से जाएगी तियारी कानपुरा, तियारी से जाएगी फिनाई में होके 4 उपखंड किसान आए हैं। और जिला कलेक्टर अजमेर को आज सरकार के नाम ज्ञापन दे रहे, चेतावनी देने आए हैं। एक ही चेतावनी है और हिंदी में सुन ले वो प्रशासक शासक कि किसान किसी भी कीमत पर अपनी बेकीमती उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। ना हमें लैंड फॉर लैंड चाहिए, ना जमीन के बदले जमीन चाहिए, ना लैंड फॉर जॉब चाहिए, ना हमें किसी भी 10 गुना मुआवजा, 5 गुना मुआवजा। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 वाला कहता है कि बाजार भाव 4 गुना ले लो, डीएलसी में 10 गुना ले लो।
में कहीं नले हम पलायन कैसे कर जाएंगे। किसान परिवार हैं, हम खेती के अलावा पशुपालन भी करते हैं, हमारा खातेदारी जमीन के अलावा हमारा चारागाह भी जा रहा है, हमारे तालाब जा रहे हैं, हमारी पर्यावरण खराब हो जाएगा, गांव उजड़ जाएंगे। भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो एक ही रास्ता है, निरस्त करने की मांग आए हैं और जोर जुल्म की टक्कर से अहिंसा हमारा नारा है और जुल्मी तुम जुल्म करोगे, हम अहिंसा से आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के नए आदेश के बाद अब नोटरी पब्लिक किसी भी प्रकार का दस्तावेज निष्पादित नहीं कर पाएंगे। अब हर एग्रीमेंट, किरायानामा और बैंक संबंधित दस्तावेज सीधे उप पंजीयक रजिस्ट्रार कार्यालय में ही बनेंगे। इस फैसले से अजमेर में वकीलों में जबरदस्त आक्रोश है। वकीलों का कहना है कि इससे पहले 200 में होने वाले एग्रीमेंट अब स्टाम्प शुल्क और प्रक्रिया शुल्क के साथ हजारों तक, यहां तक कि लाखों तक पहुंच जाएंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। राजस्थान सरकार के नए आदेश के बाद अब नोटरी पब्लिक किसी भी प्रकार का दस्तावेज निष्पादित नहीं कर पाएंगे। अब हर एग्रीमेंट, किरायानामा और बैंक संबंधित दस्तावेज सीधे उप पंजीयन रजिस्ट्रार कार्यालय में ही बनेंगे। इस फैसले से अजमेर के वकीलों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। वकीलों का कहना है कि पहले 200 रुपए में होने वाले एग्रीमेंट अब स्टाम्प शुल्क और प्रक्रिया शुल्क के साथ हजारों, यहां तक कि लाखों तक पहुंच जाएंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस नोटरी व्यवस्था को सरकार ने खुद रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया था, आज उसी को खत्म कर लगभग 300 नोटरी पब्लिक को बेरोजगार बनाया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि व्यापारिक सोच के साथ राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार द्वारा मुद्रण एवं उसके सचिव द्वारा एक छोटा सा नोटिस निकाला गया, जिसमें कहा गया है कि नोटरी पब्लिक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज निष्पादित आज से शून्य माना जाएगा। जो भी दस्तावेज निष्पादित होंगे वे उप पंजीयक रजिस्ट्रार के यहाँ से निष्पादित होंगे, जबकि पूर्व में इकरारनामा, किरायानामा, अन्य बैंक के जितने भी दस्तावेज थे वह नोटरी पब्लिक से किए हुए मान्य थे। राज्य सरकार व केंद्र सरकार की पूर्व में एक नीति आई थी कि वकीलों को भी रोजगार दिया जाए। उस रोजगार के तहत हर जगह नोटरी पब्लिक अपॉइंट किए गए थे। तो अजमेर में भी अभी 300 के करीब नोटरी पब्लिक अपॉइंट किए गए। पर जिस प्रकार से नोटरी पब्लिक के साथ में ये कटुघात किया जा रहा है, उससे वह बेरोजगार की स्थिति में आ रहा है। आज सरकार सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रूप से कार्य कर रही है, वह कहीं से भी आम आदमी के बारे में नहीं सोच रही है। आप लोगों के द्वारा ही मेरे से एक निवेदन है आम आदमी से भी कि अगर जो नोटरी पब्लिक से 100-200 रुपए के अंदर जो एग्रीमेंट में किरायानामा निष्पादित होते थे, वह आने वाले समय के अंदर अगर वह कोई भी किरायानामा या इकरारनामा बनाएगा तो जो मूल्य किरायानामे का और इकरारनामे का है, उस मूल्य के ऊपर आपको 5% आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो लाखों में होगी। ये सारा भार आम आदमी पर पड़ने वाला है। आज की जो सरकारें हैं वह सिर्फ और सिर्फ व्यवसायिक रूप से चलने की कोशिश कर रही है। जनता के लिए के रूप में काम करने की कहीं कोशिश नहीं है। आज आम आदमी, एक अधिवक्ता भी आम आदमी है, उसको भी काम के लिए आज बेरोजगार बनाया जा रहा है। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में आज शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन उग्र होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज मैनेजमेंट और प्राचार्य की रहेगी। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में आज शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन के उग्र होने पर इनकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज मैनेजमेंट और प्राचार्य की होगी। कार्यवाहक अध्यक्ष सेतान लाल ने बताया कि कर्मचारी पिछले 14-15 सालों से कॉलेज में कार्यरत है, लेकिन आज तक मैनेजमेंट ने उन्हें अस्थायी नहीं किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने कई बार लेटर और मांग पत्रों के जरिए मैनेजमेंट से स्थायी करने की अपील की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कर्मचारियों ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बार भी उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन और प्रदर्शन को अधिक तेज किया जाएगा। आज हम दयानंद महाविद्यालय शैक्षणिक व शैक्षणिक कर्मचारी संघ, आज हमारी ये मांग है कि हमें स्थायी किया जाए। हमें 14-14, 15-15 साल हो चुके हैं, अभी तक मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है। हमने 15 साल में कई बार हमने लेटर भेजे हैं, मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आज हमारी ये मांग है कि मैनेजमेंट हमें स्थायी करें, नहीं तो हम धरने पे बैठे रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे
और इस आंदोलन को अगर जैसे जैसे हमारी अगर नहीं सुनते हैं तो इसको उग्र किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी मैनेजमेंट की और प्राचार्य जी की होगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तीर्थनगरी पुष्कर में अगले वर्ष 8 मार्च से 19 अप्रैल तक प्रस्तावित 200 कुंडीय शत गायत्री पुरुष चरण महायज्ञ की तैयारियां आज भूमि पूजन के साथ आधिकारिक रूप से शुरू की गई। अभिजीत मुहूर्त में गायत्री मणिवैदिक शक्तिपीठ चामुंडा माता मंदिर परिसर में संतों महात्माओं की मौजूदगी में विधि विधान से पूरे भूमि पूजन संपन्न किया गया। इस अनुष्ठान में महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में पंडित कमल नयन दादीज और अरुण दीक्षित की ने पूजा करवाई। इस दौरान प्रथम हवन कुंड की आधारशिला भी रखी गई। तीर्थनगरी पुष्कर में अगले वर्ष 8 मार्च से 19 अप्रैल तक प्रस्तावित 200 कुंडीय शत गायत्री पुरुष चरण महायज्ञ की तैयारियां आज भूमि पूजन के साथ आधिकारिक रूप से शुरू की गई। अभिजीत मुहूर्त में गायत्री मणिवैदिक शक्तिपीठ चामुंडा माता मंदिर परिसर में संतों महात्माओं की मौजूदगी में विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न किया गया। इस अनुष्ठान में महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में पंडित कमल नयन दादीज और अरुण दीक्षित ने पूजा करवाई। इसी दौरान प्रथम हवन कुंड की आधारशिला भी रखी गई। स्वामी प्रखर महाराज ने बताया कि यह महायज्ञ विश्व शांति, आतंकवाद के शमन और हिंदू राष्ट्र की भावना के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 2000 विद्वान पंडित 43 दिनों तक 24 करोड़ गायत्री मंत्र जाप करेंगे और प्रतिदिन सूर्य सूक्त की आहुति देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा दिव्य आयोजन करने के लिए पुष्कर से श्रेष्ठ स्थान दुनिया में कोई नहीं। प्राचीन काल में महाराष्ट्री विश्वामित्र ने भी इसी पवित्र धरा पर ऐसे महायज्ञ किए थे और अब दूसरी बार यह विराट आयोजन यहाँ होने जा रहा है। पूरे राजस्थान के या राजस्थान से बाहर के हैं, उनके लिए एक बड़ा ही ये शुभ संकेत है, शुभ संदेश है कि अखिल राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए हमारे यज्ञ सम्राट महाराज महामंडलेश्वर महाराज श्री प्रखर जी महाराज को देवादिदेव महादेव एवं गायत्री सावित्री माता और देवी देवताओं की प्रेरणा हुई कि एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य करने की उनके मन में प्रेरणा जगी। 100 पुनश्चरण जो त्रेता में विश्वामित्र जी ने किया था, 100 पुनश्चरण, एक पुनश्चरण में 24 लाख मंत्र 24 लाख मंत्र होते हैं, तो 100 पुनश्चरण में 24 करोड़ हो गए। अभी तक पूरे द्वापर में ऐसा नहीं हुआ और कलयुग के प्रथम चरण में यज्ञ सम्राट स्वामी प्रखर जी महाराज जी को देवी देवताओं ने ये प्रेरणा दी और हम सब ये विप्र, सबसे बड़ी विशेषता इस यज्ञ में ब्राह्मणी यज्ञ में बैठेंगे। ब्राह्मणों का ही धन इसमें लगेगा क्योंकि ब्राह्मण तो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो संसार में ज्ञान बांटने वाले, आशीर्वाद बांटने वाले
उनमें से हैं, तो ये समस्त ब्राह्मण पूरे भूमंडल के उनके कल्याण के लिए उनके द्वारा महाराज जी की छत्र छाया में सानिध्य में ये यज्ञ हो रहा है, जिसमें 8 मार्च से हाँ बोलो, आप तो बोलिए। 8 मार्च 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक 43 दिनों का ये शव पुनश्चरण, जिसमें 200 कुंड बनेंगे और 2000 ब्राह्मण रहेंगे यहाँ, इसमें जो बैठेंगे और यज्ञ करेंगे। और हिंदुस्तान के कोने कोने से हर प्रदेश के ब्राह्मण, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं के भी हो, ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण। आज क्या प्रोग्राम रखा था, किसकी पूजन करी गई? पूजन तो भूमि पूजन हो गया। आज का तो मेन 8 मार्च से यज्ञ होगा और उस यज्ञ के दौरान एक विशाल भजन संध्या होगी, जिसमें कितने लोग आएंगे ये हम लोग विचार करेंगे। 10,000 तो सोच रहे हैं, उसके बाद आगे की सोचेंगे। सुंदर, क्या बात है। हमारे परम पूज्य प्रखर जी महाराज के सत्संकल्प के द्वारा पिछले 1.5 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण समाज के अंदर की चेतना को जगाने का कार्य रोज़ एक एक गांव में सुबह और शाम महाराज श्री ब्राह्मणों के अंदर उनका तेज को, उनकी ऊर्जा को जगाने का कार्य कर रहे हैं। आज उसका बहुत शुभ दिन आया है कि इस भूमि के अंदर हमने भूमि पूजन किया है, देवताओं का आह्वान किया है और उसका संकल्प यह है कि पूरे विश्व से आतंकवाद की समाप्ति, और ये कर सकते हैं ब्राह्मण ही, क्योंकि आज तक जो भी शुभ कार्य किए हैं, ब्राह्मण जब अपनी तपस्या में लीन होता है तो स्वयं के लिए तो करता है, लेकिन उसका अधिकस्य भाग जो है वो विश्व कल्याण के लिए होता है। यह कार्य वैश्य भी करेंगे, क्षत्रिय भी करेंगे, लेकिन उनका जो कार्य है वो स्वयं के लिए होता है। और ब्राह्मण जो गायत्री का जाप करता है या जो भी धन अर्जन भी करता है तो वो समाज के लिए होता है। त्याग का नाम ब्राह्मण है, इसलिए ये कार्य का अधिकार जो है ब्राह्मण को मिला है। इसलिए महाराज जी ब्राह्मण के अंदर की चेतना को, चित्त में और विचारों को आगे सद्गति और सद्विचारों के साथ में इस कार्य को करने की प्रेरणा महाराज जी दे रहे हैं। हम इस कार्य को 8 मार्च से प्रारंभ करेंगे यज्ञ जो है, और इसका भूमि का जो साफ सफाई और निर्माण जो है, और आज जो भूमि पूजन होकर के देवता यहाँ आकर के विराज गए हैं, वैसे ये देवभूमि ही है। ये सामने जो पर्वत देख रहे हैं ये माँ गायत्री का पर्वत है, ये जो पीछे पर्वत देख रहे हैं मैं सावित्री का पर्वत है। इनके बीच के अंदर ये कार्य, शुभ कार्य होने जा रहा है। निश्चित रूप से हम सबको आशान्वित होना चाहिए कि आगे 19 अप्रैल के बाद में विश्व की छटा बदलेगी और हम सभी खुशहाल, पूरा विश्व जो है शांति और सद्भाव के साथ में विचरण करेगा इस भूमि पर, ऐसा हम सबका विश्वास है महाराज जी के आशीर्वाद के द्वारा। गुरुजी मेरा नाम राधेश्याम शर्मा। सत्य गायत्री पुरस्कार का जो आयोजन होने वाला है इस पुष्कर की पावन धरा पर, इसके लिए आज भूमि का पूजन हुआ है। आज यहाँ पर भूमि का शुद्धिकरण का काम करके और यहाँ देवताओं का आह्वान किया जाएगा, और इस भूमि पूजन के बाद राजस्थान के विभिन्न जिलों से लोग आकर के सर्व समाज के लोग सम्मिलित होकर के इस यज्ञ की भूमि को, पूरी को इसको बनवाएंगे। ये जैसा भी आदरणीय नंदू जी ने बताया आपको कि गायत्री पुष्कर जो ये यज्ञ होगा, इसमें संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए हम ये यज्ञ का आयोजन महाराज जी के सानिध्य में, पूज्य प्रखर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। और इस आयोजन में बहुत भारी उत्साह के साथ पूरे प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग जुट रहे हैं। चूँकि ब्राह्मणों का काम है कि वो मंत्र जाप करें और सर्व समाज के कल्याण की बात करें, समष्टि के सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करें। इस यज्ञ का मूल उद्देश्य हमारा यही है कि हम साधना के द्वारा, ये जो तपोभूमि है, इस भूमि पर बैठकर 40 दिनों तक साधना, 43 दिनों तक साधना करेंगे, और यहाँ से हम भारत को विश्व गुरु बनाने की जो हमारी परिकल्पना है
वो फिर से कैसे साकार हो, इस दिशा में काम करेंगे। आपका नाम और पद? सुशील ओझा, इस गायत्री महायज्ञ में एक कार्यकर्ता हूँ। नसीराबाद में शुक्रवार सुबह रोडवेज बस स्टैंड पर शिवसेना नसीराबाद और बनेवाड़ा संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नसीराबाद से अजमेर और ग्रामीण रूटों पर बंद पड़ी लोकल रोडवेज बसों को तुरंत बहाल करने की मांग उठाई है। नसीराबाद में शुक्रवार रोडवेज बस स्टैंड पर शिवसेना नसीराबाद और बनेवाड़ा संघर्ष समिति के संयुक्त नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नसीराबाद से अजमेर और ग्रामीण रूटों पर बंद पड़ी लोकल रोडवेज बसों को तुरंत बहाल करने की मांग उठाई। शिवसेना नसीराबाद और बनेवाड़ा संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि पहले नसीराबाद से अजमेर सहित कई ग्रामीण मार्गों पर नियमित रूप से लोकल बसें संचालित होती थी, लेकिन काफी समय से इन बसों का संचालन बंद पड़ा है, जिसके कारण विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों और ग्रामीण यात्रियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर से कोटा और भीलवाड़ा रूट पर चलने वाली एक्सप्रेस बसें भी नसीराबाद शहर में प्रवेश नहीं करती और बाईपास से ही आगे बढ़ जाती है, जिससे यात्रियों को मजबूरी में महंगी प्राइवेट टैक्सी या अन्य साधन लेना पड़ता है। संघर्ष समिति और शिवसेना प्रतिनिधियों ने इस संबंध में जल्द ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर बस सेवा शुरू नहीं की गई तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हम शिवसेना नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से ये आज शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। नसीराबाद की जो लोकल बसें हैं वो भी बंद पड़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों की बसें बंद पड़ी है और कई बसें जो बाहर जा रही है उससे आम जनता बहुत परेशान हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ग्रामीण क्षेत्र और नसीराबाद शहरवासियों को राहत मिले, जिससे कि ये रोडवेज अजमेर से नसीराबाद ये विधानसभा का हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी ये रोडवेज पहले जो चलती थी नई तो चली नहीं, लेकिन पुरानी बंद हो गई, तो पुरानी भी चले और जो राजस्थान सरकार 500 बसें देने वाली है उनमें से कुछ बसें नई बसें नसीराबाद को भी मिले नहीं। और आज हम अभी धरने के बाद एसडीएम साहब को भी मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और हम 15 दिन बाद में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, घर घर जाएंगे, जनता को जगाएंगे और यहाँ बस स्टैंड पर या नसीराबाद अजमेर कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। राजगढ़ धाम स्थित मसाणिया भैरव धाम पर 25 दिसंबर को सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 23वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। आयोजन की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। राजगढ़ धाम स्थित मसाणिया भैरव धाम पर 25 दिसंबर को सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 23वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। आयोजन की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव के अनुसार यात्रियों की भीड़ को देखते हुए वन वे ट्रैफिक सिस्टम, पार्किंग स्थल निर्धारण और पुलिस जाब्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया। मौके पर अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण भी किया। उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार राकेश कुमार को मेला कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है और सभी विभागों को 25 दिसंबर से पहले तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी और धाम के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी को विदित है, मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ में हर वर्ष की बात थी जो 25 दिसंबर को सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ, उसकी इस बार जो 23वीं वर्षगांठ है, जब सबसे बड़ा आयोजन होता है। 4 बड़े आयोजन हैं, उसमें ये सबसे बड़ा आयोजन है जहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। उसको लेके आज जो प्रशासनिक बैठक नॉर्मली जो करते हैं वो बैठक आज मंदिर पर हमने गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज की सानिध्य में मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी जो डिपार्टमेंट है कंसर्न वो डिपार्टमेंट यहाँ पे आए, चाहे PWD, PHED, एनर्जी, मेडिकल, पुलिस, इन सब के जो जो दायित्व हैं उनको लेकर चर्चा हुई। और हर बार की बाकी इस तरह से जो पूरी जो माकूल व्यवस्थाएं हैं उसको लेके सभी को, क्योंकि हमने 20 दिन पहले ये मीटिंग बुलाई है ताकि जो पूर्ण व्यवस्थाएं हैं वो सारी हो जाए। और अभी हम विजिट करके भी देखेंगे कि इन बिंदुओं पे कोई पुलिस से रिलेटेड कोई इश्यू है, और ये हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो कार्यक्रम है शांतिपूर्ण संपन्न। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।